तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेली AIA PGET प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक हमारा नया फॉर्मेट शुरू किया है आप आयुर्वेदा क्लासेस ने कि हम डेली आपको लाइव 10 क्वेश्चंस देंगे जो कि सारे AIPGT के लेवल के रहेंगे। उसके लिए जो आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा वो दिया जाएगा 15 मिनट्स का। 15 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि वो 10 क्वेश्चन आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको आप आयुर्वेदा क्लासेस ऐप ये डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से। उसके बाद आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसमें लिखा रहेगा एनरोल टू डेली लाइव टेस्ट। ठीक है, आपने एनरोल कर लिया। उसके बाद आप टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं। और जैसे ही आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए उसके बाद आप उसके राइट आंसर्स चेक कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आप आयुर्वेदा क्लासेस। ठीक है, तो आइए आज के 10 क्वेश्चंस देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, सुश्रुत अनुसार मातृका मर्म की संख्या है। रचना शरीर का ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शंस देख लेते हैं। A6, B4, C8 एंड D2। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। रेफरेंस है सुश्रुत शरीर 6वां अध्याय, श्लोक नंबर इज 7। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज असेंशियल ऑफ रैपिड वुंड हीलिंग? प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन का ये क्वेश्चन है। ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन ई, डी विटामिन डी। तो ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर वुंड हीलिंग के लिए कौन सा विटामिन असेंशियल है? विटामिन सी। ठीक है, आप यूजुअली देखोगे कि जब भी आप कहीं अंडर प्रैक्टिस कर रहे हो या आपके इंटर्नशिप में हो, पेशेंट कोई भी यदि आता है डॉक्टर के पास या आपकी काय चिकित्सा में ड्यूटी लगी हो, ओपीडी अटेंड कर रहे हो, तो वहां कहीं कहीं पर ऐसे व्रण के पेशेंट्स भी आते हैं, सॉरी सर्जरी ओपीडी में भी आते हैं पेशेंट्स। तो यूजुअली ऐसा डाइट उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है जो रिच इन विटामिन सी हो। क्यों? क्योंकि वुंड हीलिंग में हेल्प करता है वो, है ना। तो यहाँ ध्यान में रखना है अपने को कि यहाँ पर ऑप्शन बी विटामिन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्या बताया गया है? देखिए, निम्न में से कर्णविट किस धातु का मल है? ए रक्त, बी मांस, सी मेद, डी मज्जा। तो मुझे बताइए राइट आंसर क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है मांस। ठीक है। रक्त का मल कौन सा है? रक्त का मल पता होगा आपको, पित्त कहा गया है। शारंगधर ने क्या कहा है? रंजक पित्त। ठीक है। मेद का मल कौन सा है? मेद का मल है स्वेद। इसके बाद शारंगधर क्या कहते हैं? रसना, दंत, मेढ्र और कक्षमल। और मज्जा का मल क्या है? मज्जा का मल देखो यहाँ पे मत मतांतर आया है। सुश्रुत कहते हैं केशलोम, दल्हन कहते हैं नख रोम। ठीक है। और शारंगधर कहते हैं केश रोम नख। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ कर्णविट का मल कौन सा है? किसका मल है कर्णविट? मांस का। ठीक है। रेफरेंस शारंगधर पूर्व खंड 5वां अध्याय, श्लोक नंबर इज 26। क्वेश्चन नंबर 4, सुश्रुत अनुसार सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है। सूची 1 में सारी तंत्र युक्तियां दी गई है, सूची 2 में उनके लक्षण दिए गए हैं। ठीक है, तंत्र युक्ति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पदार्थ विज्ञान में से जनरली उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए, जो 4 तंत्र युक्तियां दी गई है उसमें से पहला है अपवर्ग, बी संशय, सी विधान, डी निर्देश निदर्शन। सूची 2 में लक्षण दिए गए हैं दृष्टांत व्यक्ति, प्रकर अनुरूप पूर्वाभिहितम, उभय हेतु दर्शनम, अभिव्याप्य अभिकर्षण। ठीक है, चलो सबसे पहले एक एक करके हम इसको मैच करेंगे। पहला जो है अपवर्ग, अपवर्ग में क्या है लक्षण तंत्र युक्ति में? अभिव्याप्य अपकर्षण। इसको याद कैसे करना है? यहाँ पर भी अप है, यहाँ पर भी अप है। ठीक है, तो इसका आंसर ए का 4 हो जाएगा। संशय, संशय का क्या है? उभय हेतु दर्शनम, वो है संशय। ठीक है, उभय हेतु या ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो संशय हेतु, 1 to 1 फंडा लगाओ यहाँ पर। यहाँ संशय उभा है यानी संशय खड़ा है, ऐसा ध्यान में रख सकते हो आप उसको। थर्ड इज विधान, विधान क्या है? प्रकरानुरूप पूर्वाभिहितम, विधान प्रकरण।
1 to 1 फंडा लगाओ यहाँ पर। और निदर्शन, दृष्टांत व्यक्ति। अब देखो यहाँ पर दर्शन है, यहाँ पर दृष्टांत है, मीनिंग सेम है दोनों का। ठीक है, आ गया अपना आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको टफ कंसीडर करते हैं तंत्र युक्ति को। लेकिन देखा जाए तो लक्षण जो है वो कहीं ना कहीं उसके तंत्र युक्ति में ही छुपे होते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ पर? ऑप्शन डी। रेफरेंस सुश्रुत उत्तर तंत्र 65th अध्याय, जहां पर पूरी तंत्र युक्तियों का वर्णन डिटेल में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, काश्यप अनुसार वेदना अध्याय में अस्नात स्नात रूपश्च स्नातश्च अस्नात दर्शनम। ठीक है, श्लोक ध्यान से पढ़ना है, कौन से व्याधि का लक्षण है। ठीक है, अब मुझे बताइए इस श्लोक का मीनिंग क्या है। कि बालक जो है वो यदि उसे स्नान नहीं किया हो तो स्नान किए हुए के समान लगता है, और यदि स्नान किया हो तो स्नान न किए हुए के समान लगता है उसको। ठीक है, तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ए अलसक, बी आमदोष, सी मदात्य, डी अपस्मार। राइट आंसर क्या है इसका? आमदोष। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काश्यप का जो वेदना अध्याय है उसमें पूरे बाल रोग के सारे जो डिजीजेस हैं उनके लक्षण दिए गए हैं, एक बार जरूर जाके पढ़िए। रेफरेंस काश्यप सूत्र 25वां अध्याय। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए दिए गए द्रव्य को पहचानिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे एआईपीजीटी में जैसे कि आपने भी नोटिस किया होगा, पिछले 2-3 सालों से इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आना भी शुरू हुए हैं। तो हम हमारे डेली लाइव टेस्ट के थ्रू आपसे वो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हैं। तो यहाँ देखिए एक इमेज दिया गया है, आपको राइट आंसर सिलेक्ट करना है कि ये इमेज कौन सा है। ऑप्शन ए जयपाल, बी धनवयास, सी धातकी एंड डी इज मंजिष्ठा। तो मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। यस, इट इज सी धातकी। धातकी का लैटिन नेम क्या है? वुड फोरलिया, वुड फोरडिया फ्रुक्टोसा। ठीक है, तो ये लिख कर रखिए अपने पास। इसकी फैमिली कौन सी है? लायर थेरेसी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। पर्याय नाम क्या है? वन्ही ज्वाला मदनी। ठीक है, इसके कौन कौन से गण में ये समाविष्ट है? पुरुष संग्रहणीय में है, मूत्र संग्रहणीय में है और संधानीय में भी है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखो। इसका स्वरूप क्या रहता है? गुल्म स्वरूप में रहता है। ये सभी धातुकी के संदर्भ में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, कोलेस्मा इज सीन इन विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी? गायनेकोलॉजी का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 12th वीक, बी 16th वीक, सी 18th वीक एंड डी इज 24th वीक। अब मुझे ये बताओ कोलेस्मा का मीनिंग क्या होता है? कोलेस्मा इज पिगमेंटेशन ऑफ फोरहेड ऑन, पिगमेंटेशन ऑन फोरहेड एंड चीक्स। ठीक है, पहले तो अपने को मीनिंग पता होना जरूरी है, उसके बाद ही हम आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका ये यूजुअली दिखता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब क्या? 13 से लेके 28 वीक्स तक। ठीक है, तो यहाँ ये सेकेंड ट्राइमेस्टर के कौन से वीक में दिखता है? यह दिखता है 24th वीक में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखो। जितने भी सारे साइंस ऑफ प्रेगनेंसी दिए गए हैं हर एक ट्राइमेस्टर के, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में गुडेल साइन आता है, कैडविक साइन आता है, ओसिएंडर साइन आता है, पाल्मर साइन आता है, पिस्कैक साइन आता है। तो ये ध्यान में रखना है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या आता है? फीटल शफल आता है, क्विकनिंग आता है, इसके अलावा वर्निक्स कैसियोसा डेवलप होता है, एफएसएच फेल्ट होता है, लीनिया नाइग्रा दिखना शुरू होते हैं और कोलेस्मा है। तो ये सब ध्यान में रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन आ ए और दूसरा उसके कारण के रूप में। अब देखिए स्टूडेंट्स, एआईपीजीटी में रीजन असर्शन के क्वेश्चंस आना भी शुरू हुए हैं, तो हमने हमारे रोज के 10 क्वेश्चंस के थ्रू आपसे उसकी भी प्रैक्टिस करवा लेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ए जो है असर्शन वो दिया गया है, आस्थापन बस्ती निर्माण में द्रव अति उष्ण या अति लवण युक्त नहीं होना चाहिए।
आर देखिए रीजन उसका अति उष्ण या अति लवण से रोगी में दाह निर्माण होता है। तो ये जो पहला असर्शन दिया है वो बिल्कुल सही है, और आर जो दिया है ये भी सही है। अब हमें ऑप्शंस देखने हैं। ए देखिए, ए सही है परंतु आर सही नहीं है, बिल्कुल गलत है क्योंकि दोनों सही हैं। ए सही नहीं है परंतु आर सही है, ये भी गलत है। सी देखिए क्या है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नहीं, यहाँ पर जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, रेफरेंस दिया है चरक सिद्धि स्थान तीसरा अध्याय, श्लोक नंबर 20, 21 और 22। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टूडेंट्स नोट करके रखिए अपने पास। क्वेश्चन नंबर 9, शुक्लम वासो यथाकालम दोषानाम अवसेचनम किस व्याधि के संदर्भ में कहा गया है। रोग निदान का ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है अति स्थूलता, इसके बाद दिया है अति कृशता, नेक्स्ट ज्वर, एंड लास्ट इज उन्माद। तो स्टूडेंट्स ध्यान में रखिए कि पहले तो मीनिंग समझ लीजिए कि शुक्ल वस्त्र पहनना और दोषों का यथाकाल संशोधन किसके संदर्भ में है, ये अति कृशता के संदर्भ में है। तो नोट करके रखिए अपने पास ही, ये उस व्याधि के संदर्भ में कहा गया है। इसका रेफरेंस दिया है चरक सूत्र 21वां अध्याय, श्लोक नंबर इज 32। ठीक है, एक बार वहां पे जाके जरूर देख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट टर्म है ये। हमारा आखिरी क्वेश्चन आज का, चरक ने देवदारवादी तेल का प्रयोग कौन सी व्याधि में किया है। शालक्य का ये क्वेश्चन है। ए कर्णशूल, बी कर्णनाद, सी कर्णश्वेड, डी कर्णस्त्राव। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम यूजुअली क्या करते हैं, शालक्य का जो सब्जेक्ट है हम यूजुअली सुश्रुत में से पढ़ते हैं, चरक के शालक्य को हम स्किप कर देते हैं। तो वैसा नहीं करना है। थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पर भी दिए गए हैं, जिसमें से एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि चरक ने देवदारवादी तेल का वर्णन कर्ण शूल की चिकित्सा में किया है, ऑटेल्जिया में किया है। इसका रेफरेंस है चरक चिकित्सा 26वां अध्याय, श्लोक नंबर इज 223।